नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ भाजपा और प्रदेश की राजनीति के लिए मंगलवार का दिन बेहद दुखद साबित हुआ। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा का बिलासपुर में उपचार के दौरान निधन हो गया। वे भाजपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण महाअभियान में शामिल होने पहुंचे थे, जहां कार्यक्रम के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। जानकारी के अनुसार प्रशिक्षण शिविर के दौरान रूपनारायण सिन्हा को सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत हुई। इसके बाद उन्हें तत्काल उपचार के लिए सिम्स अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों की टीम ने उन्हें बचाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। रूपनारायण सिन्हा जनवरी 2025 से छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष थे और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था। उनके निधन की खबर मिलते ही भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शोक की लहर दौड़ गई। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, वरिष्ठ भाजपा नेता नारायण चंदेल सहित कई नेता सिम्स अस्पताल पहुंचे। रूपनारायण सिन्हा लंबे समय से भाजपा संगठन से जुड़े थे और योग तथा स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। उनके निधन से भाजपा संगठन को बड़ी क्षति मानी जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस घटना पर दुख जताया है। छत्तीसगढ़ भाजपा के दिग्गज नेता योग आयोग के अध्यक्ष रामस्वरूप सिन्हा का आज निधन हो गया। बता दें कि बिलासपुर के तिफरा स्थित झूलेलाल मंगलम में आज 2 दिवसीय भाजपा का प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन हो रहा था। उसी दौरान प्रशिक्षण के दौरान उनका अचानक से तबियत बिगड़ गया। तबियत बिगड़ने पर उसको बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। बता दें कि इस विषय पर पूर्व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और जिला विधायक धर्मलाल कौशिक ने भी बताया कि वे दोनों साथ में बैठकर ही ये प्रशिक्षण में थे और प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा था। अचानक से उनका तबियत बिगड़ गया, जहां तबियत बिगड़ने के पास उसको जो है बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में लाया गया। लाने के बाद उनका कुछ समय तक उपचार चला और उपचार के बाद जो है उनका निधन हो गया। और निधन होने के बाद उनके जो पार्थिव शरीर है उसको उनके रायपुर के निवास पर भेज दिया गया है। और रायपुर के निवास पर भेजने के बाद अब वहां से उनका पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिससे लेकर के अभी पूरे प्रदेश भर में जो है भाजपा कार्यकर्ताओं में शोक की लहर देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन सूरज पुराने के साथ भारतेंदु कौशिक, हॉर्नबिल टीवी, बिलासपुर। दुख का भी समाचार है कि हमारे योग आयोग के जो अध्यक्ष थे श्री रूपनारायण सिन्हा जी, उनका आकस्मिक निधन हो गया है। तो उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को और सभी कार्यकर्ताओं को शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। योग आयोग के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो प्रशिक्षण शिविर, उस शिविर के प्रभारी थे। यहाँ 2 दिन से रुके हुए थे। आज सवेरे सभी को योग कराए हम लोग को, और योग कराने के बाद में हमारा शुरू हुआ प्रशिक्षण। और उस प्रशिक्षण के दौरान भी अपने चेयर पे बैठे हुए थे, हम लोग भी बैठे हुए थे, बगल में ही मेरे बैठे हुए थे। फिर बताया कि मेरे को पेट में कुछ दिक्कत आ रही है, तो मैं बोला कि वो करके आ जाइए आप रूम से करके जी। तो रूम में गए, तो उसके बाद में हमारे जिला अध्यक्ष जी दीपक सिंह जी गए। फिर उसके बाद में देखे तो फिर डॉक्टर राजीव, हमारा कोरबा वाला डॉक्टर है, वो भी प्रभारी है, इसके सब प्रभारी। तो फिर वहाँ गए, तो देखने के बाद में ऐसा लगा कि कार्डियक का है वो। तो फिर अस्पताल फ़ोन किए और यहाँ से एम्बुलेंस बुलवाए। एम्बुलेंस बुलवाने के बाद में यहाँ अस्पताल लेकर के आए सिम्स में। आने के बाद में डॉक्टर साहब लाखन सिंह फ़ोन किया था मैं कि यहाँ से भेज रहे हैं, तो रिसीव कर आ करके लेके भर्ती किए। और यहाँ पूरी प्रकार से जांच उनके द्वारा किया गया, लेकिन कुल मिलाकर के जो विधि का विधान है, ऐसा लगा कि वो हृदयघात से उनकी मृत्यु हो गई। जी, अभी उनके पार्थिव शरीर को कहाँ ले जाया जा रहा है? अभी पार्थिव शरीर को उनके सुपुत्र पहुंच गए हैं और पहुंच करके अभी रायपुर ले जा रहे हैं, और रायपुर में उनका निवास है। और उसके बाद में तय करेंगे कि गांव ले जाना है कि रायपुर में रखेंगे, ये वहां तय करेंगे। लेकिन यहां से रायपुर के लिए प्रस्थान किए हैं। एक बड़ी क्षति है भारतीय जनता पार्टी की। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन के महामंत्री रहे बिलासपुर में, और संगठन महामंत्री के रूप में यहाँ पर वो काम किए हैं। मुझे उनके पारिवारिक दृष्टिकोण से शादी में भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ। अनेक कार्यक्रम में हम लोग गए, और उस कार्यक्रम में हम लोग का आना जाना सब लगे रहा। बिलासपुर से भी निकट संबंध रहा। इस दृष्टिकोण से हम बोले कि एक स्वयंसेवक होने के नाते संघ का, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी, फिर विभिन्न हमारे जो अनुसांगिक संगठन में उन्होंने काम किया, और काम करने के बाद में अभी छत्तीसगढ़ सरकार में योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करे थे।
पार्टी को हमेशा उनका दिशा मिला है, मार्गदर्शन मिला है। न केवल परिवार की क्षति है, बल्कि हम सब के लिए क्षति है और ये अपूर्णीय क्षति है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार शाम मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में स्क्रैप सामग्री के निस्तारण, कर्मचारी चयन मंडल के पुनर्गठन और सड़क निर्माण कार्यों में डामर की बढ़ती कीमतों को लेकर राहत देने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न विभागों, नियमों, मंडलों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्थानीय निकायों में जमा स्क्रैप और अनुपयोगी सामग्रियों के निस्तारण के लिए भारत सरकार की कंपनी के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध को अगले 3 वर्षों तक बढ़ाने का फैसला लिया है। बता दें, यह अनुबंध नवंबर 2019 से लागू है और 31 मई 2026 को खत्म होने वाला था। सरकार के मुताबिक एमएसटीसी के ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म के जरिए देश भर के खरीदार ऑनलाइन बोली लगाकर स्क्रैप खरीद सकेंगे। इससे न सिर्फ प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि राज्य को बेहतर राजस्व भी मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से विभागों को अलग अलग टेंडर और विज्ञापन प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी। इससे प्रशासनिक समय और संसाधनों की बचत होगी, साथ ही कार्यालय परिसरों में स्वच्छता और स्थान प्रबंधन भी बेहतर होगा। आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आहूत की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया कि विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, मंडलों और स्थानीय निकायों में जमा स्क्रैप और अनुपयोगी सामग्रियों के पारदर्शी एवं व्यवस्थित निस्तारण के लिए भारत सरकार की उपक्रम मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड एमएसटीसी के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि को आगामी 3 वर्ष के लिए बढ़ाई जाए। यह अनुबंध 2019 से प्रभावी है, जो 31 मई 2026 को समाप्त हो रही है। एमएसटीसी के अत्याधुनिक ई नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश भर के खरीदार प्रतिस्पर्धी बोली लगाकर स्क्रैप सामग्री खरीद सकते हैं, जिससे न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित होती है, राज्य को बेहतर मूल्य भी प्राप्त होता है। इस व्यवस्था से राज्य के स्क्रैप निस्तारण की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित, तकनीक आधारित और राज्य स्वयंमुखी हुई है। इस निर्णय से विभागों को अलग अलग निविदा और विज्ञापन की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। प्रशासनिक समय और संसाधनों की बचत होगी, साथ ही कार्यालय परिसरों में स्वच्छता और स्थान प्रबंधन भी सुनिश्चित हो सकेगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन कार्य आवंटन नियम में संशोधन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम 2026 लागू होने के बाद पूर्व में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का विलय नए कर्मचारी चयन मंडल में हो चुका है। साथ ही उसकी सभी परिसंपत्तियां एवं देनदारियां भी नए मंडल में शामिल हो गई हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय आज के मंत्रिपरिषद में हुआ है, जिसके माध्यम से सड़क निर्माण के कार्यों में 1 अप्रैल 2026 के पश्चात बिटुमिन डामर की कीमतों में असाधारण और अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए राज्य के हित और निर्माण कार्यों में निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 की अवधि के लिए अनुबंधित ठेकेदारों को सीमित एवं
आंशिक मूल्य राहत क्षतिपूर्ति प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह राहत केवल बिटुमेन मूल्य में हुई असाधारण वृद्धि के प्रभाव को कम करने हेतु निर्धारित फार्मूले के आधार पर दी जाएगी तथा अन्य निर्माण घटकों पर अनुबंध में पूर्व से प्रावधानित एस्केलेशन नियम यथावत लागू रहेंगे। वैश्विक परिस्थितियों एवं पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के कारण डामरीकरण कार्य प्रभावित होने लगे थे, जिससे सड़क निर्माण और संधारण कार्यों की गति बाधित होने की आशंका थी। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं हेतु इसी प्रकार की राहत के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सड़क निर्माण कार्य प्रभावित न हो और विकास कार्यों की गति सतत रूप से बनी रहे, जिससे जनता को निर्धारित समय पर सड़क निर्माण कार्यों का लाभ मिल सके। वन एवं परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने प्रदेश में चलने वाली बसों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सभी बसों में तय मानकों के अनुसार फायर सेफ्टी सिस्टम लगाया जाएगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार इस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी ताकि किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मीडिया से चर्चा के दौरान परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि हाल के दिनों में सड़क हादसों और बसों में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा मानकों को और मजबूत करने की जरूरत महसूस की गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग को बसों में आधुनिक फायर सेफ्टी उपकरण लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें फायर एक्सटिंग्विशर, इमरजेंसी एग्जिट और अन्य सुरक्षा उपकरण शामिल होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बस संचालकों को भी सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। तय समय सीमा के भीतर सभी बसों में फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं लगाने पर कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा नियमित जांच अभियान भी चलाया जाएगा ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सरकार यात्रियों की सुरक्षा के प्रति गंभीर है और सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो मापदंड होना चाहिए उस मापदंड के आधार पर हम दिखा रहे हैं कि वहाँ के जो भी संबंधित जिम्मेदार अधिकारी हैं उसने उसका पालन किया कि नहीं किया, और यदि इसमें हमारे अधिकारी की गलती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, इसमें सुनिश्चित है। और क्योंकि आग लगने का मामला आज कल रात में मुझे इसकी जानकारी प्राप्त हुई और इसके संदर्भ में मैंने अपने उच्च स्तर के अधिकारियों से कहा है कि तत्काल जो है उसको संज्ञान में लेकर के तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई भी करें। जांजगीर चांपा जिले के करही गोलीकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी गणपत बघेल को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। ऑपरेशन हंट के तहत पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। पुलिस के अनुसार उधारी विवाद, अवैध रेत कारोबार में प्रतिस्पर्धा और मृतक आयुष कश्यप की बढ़ती आर्थिक स्थिति से जलन के चलते हत्या की साजिश रची गई थी। आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त पिस्टल भी बरामद हुई है। 23-24 अप्रैल की रात घर में घुसकर आयुष की गोली मारकर हत्या की गई थी। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। न्यायधानी बिलासपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में डीजल संकट और लगातार बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। डीजल की किल्लत का असर अब सिर्फ परिवहन व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका सीधा असर लोगों की रसोई तक पहुंच गया है। तिफरा हाईटेक बस स्टैंड से संचालित होने वाली करीब 30% बसें बंद हो गई हैं, जबकि सब्जियों, दाल और खाद्य तेल के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में आम आदमी की जेब पर दोहरी मार पड़ रही है। प्रदेश और खासकर बिलासपुर में डीजल संकट की वजह से तिफरा बस स्टैंड में लगभग 100 से अधिक बसों के पहिए थम गए हैं। कई बस संचालकों ने लंबी दूरी की बुकिंग लेना बंद कर दिया है। बस ऑपरेटरों का कहना है कि अधिकांश पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त मात्रा में डीजल उपलब्ध नहीं है, जिससे बसों का नियमित संचालन प्रभावित हो रहा है। इसका असर यात्रियों की आवाजाही पर भी साफ दिखाई दे रहा है। बस महासंघ के अध्यक्ष श्यामलाल दुबे का कहना है कि डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों और कमी के कारण परिवहन व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उनका दावा है कि कारोबार में 30 से 40% तक गिरावट आई है।
उन्होंने शासन और परिवहन विभाग से किराए में 25 से 30% वृद्धि की मांग की है ताकि बढ़ते खर्च की भरपाई हो सके। इधर परिवहन लागत बढ़ने का असर बाजारों में भी दिखाई दे रहा है। सब्जियों, दालों और खाद्य तेलों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। महंगाई के इस दौर में आम परिवारों का रसोई बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। डीजल की समस्या तो आज करीब 12-15 दिन से बना हुआ है। उसके कारण कुछ बसें खड़ी हो गई हैं, लगभग 30%, और समस्या अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई। रेट डेली बढ़ रहा है और हम लोग को डीजल भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा और कास्ट भी ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए बसों के संचालन में दिक्कत हो रही है इस समय। तो इसके लिए आप लोगों से प्रशासन से मांग भी की गई थी, क्या ज्ञापन सौंपा गया था, क्या है बताएंगे? प्रशासन से हमारा यातायात महासंघ मिला था माननीय परिवहन मंत्री से, और 30% किराया बढ़ाने की मांग हम लोगों ने किया है, और परिवहन मंत्री जी का पॉजिटिव आश्वासन था कि इस पे हम अवश्य विचार करेंगे। और महंगाई बढ़ रही है, इसका उन्होंने अनुभव किया और आश्वासन दिया है कि बसों का संचालन आप लोग जारी रखें और किराया पर विचार किया जाएगा। लगभग कितने बसें बिलासपुर में अभी बंद है और दूर दराज की यात्राओं को क्या प्रभावित की गई है? यात्रा तो सभी रोडों की लगभग 25 से 30% प्रभावित हुई है। जो गाड़ियां हर 15-20 मिनट में चलती थी वो अब आधे घंटे 40 मिनट में चल रही हैं, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में डीजल किसी भी ज़िले में नहीं मिल रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग बसों का संचालन कर रहे हैं। जिस रूट पे डीजल हमें रेगुलर मिल रहा, उन्हीं गाड़ियों का संचालन कर रहे हैं। कितने की व्यापार प्रभावित हो रही है इससे एक दिन में? अब हम लोगों का लगभग 30 से 40% बिजनेस डाउन हो गया है, और अब देखिए गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और यात्री इस कारण से अभी ज़्यादा निकल नहीं रहे, इसलिए दिक्कत तो है धंधे में। अब देखिए सामान्य कब होता है। क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है प्रशासन के से जिससे राहत मिल सकेगी आप लोग? शासन वैकल्पिक पर्याप्त बसों का डीजल उपलब्ध कराए, और यदि हमारा किराया वृद्धि भी हो जाता है या डीजल का रेट ही घट जाए तो भी हम लोग का बिजनेस एक बार पटरी पे आ जाएगा। डीजल संकट और बढ़ती महंगाई ने परिवहन कारोबार से लेकर आम लोगों की रसोई तक को प्रभावित कर दिया है। अब सभी की नज़र सरकार और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है कि आखिर इस संकट से राहत कब मिलेगी। हॉर्नबिल टीवी के लिए बिलासपुर से कैमरामैन सूरज पुरेना के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में लंबे समय बाद अवैध कबाड़ कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम लगातार शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी बिना अनुमति संचालित कबाड़ कारोबारियों पर सख्ती बरत रही है। जानकारी के मुताबिक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह के निर्देश पर अभियान तेज कर दिया गया है। जांच के दौरान दस्तावेजों में गड़बड़ी या चोरी के सामान की खरीद फरोख्त मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब तक सैकड़ों कबाड़ियों पर कार्रवाई करते हुए कई गोदाम और दुकानों को सील किया जा चुका है। इस कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में अभियान और तेज किया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जिले के समस्त शहरी और ग्रामीण स्थित अवैध कबाड़ के संचालकों पर कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, तो सभी जगह कार्रवाई किए जा रहे हैं लगातार। और ग्रामीण क्षेत्र में भी जो कबाड़ अवैध संचालित किए जा रहे हैं उसके लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं सभी अनुभागीय अधिकारियों और थाना प्रभारियों को, और ये कार्रवाई आगे लगातार जारी रहेगी। रायपुर में नौतप्पा के तीसरे दिन बुधवार को भी भीषण गर्मी और तेज धूप ने लोगों को बेहाल कर दिया। सुबह से ही सूरज के तीखे तेवर देखने को मिले, वहीं दोपहर होते होते गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी। हालांकि 2 बजे के बाद मौसम अचानक बदल गया और तेज आंधी के साथ बारिश की बूंदों ने लोगों को राहत प्रदान कर दी। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। बुधवार को राजनांदगांव सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रायपुर में इस सीजन में पहली बार पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। नौतपा की इस गर्मी से बचने के लिए लोग घरों से निकलते समय चेहरे पर स्कार्फ और गमछा बांधकर निकलते दिखाई दिए। खासकर दोपहिया वाहन चालकों ने धूप से बचाव के लिए पूरी तरह चेहरा ढक रखा था।
बाजारों और चौक चौराहों पर गन्ने के रस, लस्सी, शिकंजी और ठंडे पेय पदार्थों की दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी रही। तेज गर्मी के बीच ठंडे पेयों की मांग अचानक बढ़ गई। दोपहर के समय शहर की कई सड़कें अपेक्षाकृत सूनी नजर आई। लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलते नजर आए। दुकानदारों का कहना है कि गर्मी के कारण दिन में ग्राहकों की संख्या कम हो गई है। तोपा में आदमी लोग बहुत परेशान है। एक तो धूप बहुत ज़्यादा है और संक्रमण भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। सबसे पहली बात तो आदमी को जैसे गन्ना जूस, सबसे पहले पानी की कमी नहीं होनी शरीर में। जहाँ भी मिले पानी वहाँ पानी पियो। गन्ना जूस पी सकते हो, मौसम्बी जूस पी सकते हो, नारियल पानी पीना चाहिए, ग्लूकोज पीना चाहिए, ताकि गर्मी से एकदम बचाव रहना चाहिए। गर्मी इतना ज़्यादा जैसे कुछ हद नहीं। घर से बाहर निकलना है, पहली बात तो सुबह 10 से बाद और शाम को 4 के पहले नहीं निकलना चाहिए धूप में। उसके बाद ही घर से बाहर निकलें, सुरक्षित रहें। इससे ज़्यादा तो मैंने कुछ बोलता हूँ। और अपना घर से कुछ जब भी निकलें, सर में कपड़ा या गमछा ये निकले लेके। साथ में पानी की व्यवस्था जरूर रखें। छोटे बच्चे लेके निकले तो पानी जरूर लेके निकले। ये भी बताएंगे धूप से बचने का रोग गन्ना रहा तो जो शरबत का सेवन। ये देखिए, अपने अपन महानगर में रह रहे हैं, यहाँ इतनी गर्मी लोग ऑलरेडी परेशान हैं। तो अपन तो ये सलाह देंगे जहाँ गन्ना रस मिले, गन्ना रस पीने से ग्लूकोज भी मिल जाता है शरीर को, आम पन्ना पिए, पेयजल ज़्यादा पिएं, अपने आप को सुरक्षित रखें। बस यही एडवाइस दे सकते हैं अपन, क्योंकि और सर को ढकें। आसपास गन्ना रस की आजकल बहुत सारी घुमटियाँ लगी है। तो गन्ना रस के अलावा जैसे जहाँ जैसे आम पन्ना मिल जाता है, इस प्रकार के पेय पदार्थ ज़्यादा पीते रहें तो अपना शरीर भी अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। तापमान तो और बढ़ते ही जाएगा। ये बताइए, नौतपा का शहर है, ऐसे में अगर जूस की दुकान के लोग किस प्रकार का आपको रिस्पॉन्स मिले और क्या कुछ करना चाहिए ऐसे गर्मी के वजह से? बाकी आमतौर से देखा जाए तो नौतपा में ग्राहकी कम हो जाती है, क्योंकि धूप तेज़ रहता है, लू का चलन रहता है। इस वजह से जो हमको देखने को मिलता है आमतौर पे ग्राहकी वो कम हो जाती है। हालांकि तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए गर्मी में, खाने का तो उतना शरीर और हीट हो जाता है, आप समझते होंगे। बाकी 8 बजे के रात के बाद मार्केट रहता है, क्योंकि शाम को निकलना पसंद करते हैं नौतपा में। और देखा जाए तो गर्मी का कहर बहुत ज़्यादा है ना। और इतनी सारी गर्मी में लोग अपने घरों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, बच्चों को भी रखते हैं। ऐसा है बस। मेरा नाम खुलेश वर्मा है। मैं एकता जूस में अपना कर्मचारी हूँ। हमारे यहाँ 4 सेंटर हैं अभी हाल ही में, टाटीबंद, ऐसा आमापारा। इधर मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। प्रशासन ने लोगों को दोपहर में धूप से बचने, अधिक पानी पीने और जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है। कल से छत्तीसगढ़ में नौतपा लग गया है। ये नौतपा ये छत्तीसगढ़ के लिए एक लोकल फिनोमेना है, जहाँ तापमान लगभग 45 डिग्री के आसपास रहता है। और कल प्रदेश का जो तापमान है, अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री, ये राजनांदगांव में सबसे ज़्यादा रहा था। और बाकी जो संभाग है, मतलब रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बिलासपुर संभाग, इनमें भी तापमान लगभग 45 डिग्री के आसपास रहा था। और आज भी ये संभावना ये है कि जो मध्य छत्तीसगढ़ जो तापमान है ये लगभग 45 डिग्री के आसपास ही रहेगा। अगले 3 दिन तक ये स्थिति बनी रहेगी। उसके बाद में तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी और प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। अभी छत्तीसगढ़ में मानसून जो आने का डेट है ये लगभग 12 तारीख रहती है, ये बस्तर की। और अभी तक मानसून केरल में पहुंचा नहीं है। केरल अगर मानसून पहुंच जाता है, उम्मीद है कि 2-3 दिन में वो आ जाएगा, लेकिन अभी तक कोई डिक्लेयर नहीं हुआ। मतलब कुछ कंडीशन ऐसे हैं मानसून आने के लिए जो सेटिस्फाई नहीं हो रहे। जैसे विंड पैटर्न होना चाहिए, ये वेस्टर्ली विंड होना चाहिए, वो अभी कंडीशन है नहीं। बाकी वहाँ रेन भी हो रहा है और जो क्लाउड का जो डेंस क्लाउड होना चाहिए वो भी है, लेकिन वेस्टर्ली विंड नहीं होने के कारण अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ। जैसे वेस्टर्ली विंड आ जाएगी वहाँ मानसून डिक्लेयर हो जाएगा। देखते हैं आने वाले 2-3 दिन में ये परिस्थिति क्या बनती है, उसके बाद ही मानसून छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगा। फिर भी अगर केरला में अगर डिक्लेयर होता है उसके बाद लगभग 8 से 10 दिन तक लगता है छत्तीसगढ़ आने में। वर्तमान तापमान को देखते हुए क्या पता? अभी वर्तमान तापमान जो मध्य छत्तीसगढ़ चल रहा है, हीट वेव लगभग पूरे मध्य छत्तीसगढ़ में है, जहाँ तापमान 45 डिग्री के आसपास रहता है। तो ये इसके लिए ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट डिक्लेयर कर दिए कुछ जिलों के लिए, खास करके बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों है, रायपुर और दुर्ग संभाग के कुछ जिलों के येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है।
अब प्रिकॉशन के तौर पे ये है कि जो 45 डिग्री के आसपास जो तापमान होता है, जो एक्चुअल जो बाहर फील्ड में जो तापमान होता है, ये तापमान लगभग 50 डिग्री के आसपास जाता है। हीट इंडेक्स की वजह से जो हीट का इफेक्ट डायरेक्ट सन पड़ता है, तो ये जो तापमान होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, बियरेबल नहीं होता। तो सावधानी ये बोली जाती है, ये जो तापमान है ये 12 से 4 बजे के बीच में ज़्यादा होता है। तो इस तापमान में लोग हो सके तो बाहर ना निकले, अगर निकल रहा हो तो शरीर को ढके रहे और प्यासे ना निकले, क्योंकि ये पसीना ज़्यादा निकलता है, डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि दोपहर बाद रायपुर में अचानक मौसम में परिवर्तन देखा गया। तेज आंधी के साथ बारिश की बूंदों ने मौसम को एक तरह से ठंडा कर दिया। गरज चमक और धूल भरी आंधी के बाद कई स्थानों पर बारिश की बूंदों ने लोगों को राहत प्रदान कर दी। हॉर्नबिल टीवी के लिए रायपुर से कैमरामैन डी बैरागी के साथ हेमराज डोंगरे की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।